नमस्कार, मैं हूं आपकी संगिनी हिना कुकरेजा और मैं स्वागत करती हूं आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगिनी फॉर टुडेज वुमन। आज है दिन सोमवार और जैसा कि आपको पता है सोमवार का एपिसोड हम फोकस करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की और योगा के जरिए आप कैसे रख सकते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल। इसके अलावा हम बात करेंगे अपनी हेल्थ एक्सपर्ट से और उनसे जानेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले आप देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। ब्राउन राइस सफेद चावल का अनरिफाइंड रूप होते हैं। इनमें प्रोटीन, थायमिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, पोटेशियम और फाइबर पाए जाते हैं। असुरक्षित एबॉर्शंस हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सर्वाइकल इन्फेक्शन का कारण बनती है और फिर आगे चल के कैंसर के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर खोल देंगे और हथेलियों को अपने शरीर के साइड्स में टिका देंगे। हथेलियों पर पूरा वजन आ जाएगा और पैरों को आपस में मिला करके नीचे की ओर स्ट्रेच करना सांस भरते हुए। तो चलिए सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं आपके डाइट के बारे में बात करते हुए, क्योंकि अगर आप अपने डाइट को मेंटेन कर लिया तो आधा काम तो यूं ही पूरा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और ख़ास तौर पे क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आइए देखते हैं ये खास डिटेल्स सिर्फ आपके लिए। स्वास्थ्य का मसला हो या खाने पीने की चीजों की चर्चा, आजकल सुपर फूड शब्द काफी सुनने को मिलता है। सवाल उठता है कि आखिर ये सुपर फूड है क्या? जैसे जैसे सामान्य भोज्य पदार्थों के विशिष्ट गुणों का पता चलने लगा है, वैसे वैसे कुछ विशेषज्ञ उन्हें सुपर फूड की श्रेणी में रखने लगे हैं। इन पदार्थों को सुपर फूड इसलिए कहा जाने लगा है क्योंकि जरूरी पोषक तत्वों के अलावा उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमें जमा बनाए रखने के साथ साथ कैंसर जैसे गंभीर रोगों से भी बचाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राउन राइस की। ब्राउन राइस सफेद चावल का अनरिफाइंड रूप होते हैं। इनमें प्रोटीन, थायमिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, पोटेशियम और फाइबर पाए जाते हैं। डायबिटीज का खतरा कम करने के लिए ब्राउन राइस बढ़िया है क्योंकि इनमें ग्लाइसेमिक रेट बहुत कम होता है और ये ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखते हैं। इनमें मौजूद सेलेनियम कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल और हड्डियों की दिक्कत कम करता है। डाइट विशेषज्ञ ब्राउन राइस को बेर और अन्य फलों के साथ खाने की सलाह देते हैं ताकि इनके एंटीऑक्सीडेंट गुणों का शरीर को पूरा फायदा मिल सके। दाल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में आती है। दालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर, फास्फोरस और अनेक मिनरल्स पाए जाते हैं। मूंग की दाल में फाइबर होता है। ये आसानी से पचती है, इसलिए मरीजों के लिए फायदेमंद होती है। इसका हलवा काफी शक्ति देता है और ये आँखों के लिए भी बढ़िया है। मसूर की दाल रक्त को समृद्ध करती है। ये पेट के लिए भी बहुत सही रहती है। अरहर की दाल में विटामिन ए और बी होते हैं और ये खून, कफ और पित्त की गड़बड़ियों को ठीक करती है। आजकल ओट्स भी सुपर फूड की श्रेणी में आ गए हैं। ओट्स में मुख्य रूप से जौ, अन्य अनाज और उनके दलिया आते हैं। ओट्स प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और विटामिन बी से भरपूर होते हैं। ओट्स हमारी हड्डियों का विकास करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ये बहुत जल्दी हमारा पेट भर देते हैं और इन्हें खाकर काफी देर तक भूख नहीं लगती। ओट्स त्वचा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। विभिन्न फेस पैक में इनका इस्तेमाल होता है। ओट्स में मौजूद लिग्निन नामक तत्व कैंसर और हृदय रोग का खतरा कम करता है। गेहूं का अंकुर यानी व्हीट जर्म पोषक तत्वों का गोदाम भी कहा गया है। इसमें वसा नाम मात्र की होती है और कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। व्हीट जर्म फॉलिक एसिड का सर्वश्रेष्ठ भंडार माना जाता है, इसलिए गर्भ धारण कर रही महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है।
तो अपनाइए इन सुपर फूड्स को अपने डेली डाइट में और रहिए चुस्त और दुरुस्त। जी हाँ, और व्यायाम करना ना भूलें, क्योंकि हम अच्छे पोषक तत्वों का तभी भरपूर फायदा उठा सकते हैं जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। तो ये थी कुछ डाइट टिप्स जो हमने आपसे शेयर की, जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को एक अच्छे फॉर्म में ज़रूर मेंटेन कर पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आपके पास है कुछ क्वेरीज या हमारे शो से जुड़े कोई सुझाव, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। फेसबुक भी एक जरिया है हमसे जुड़े रहने का। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etvsangani। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपनी हेल्थ एक्सपर्ट से। असुरक्षित एबॉर्शंस हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सर्वाइकल इन्फेक्शन का कारण बनती है और फिर आगे चल के कैंसर के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज हेल्थ टॉक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। जानेंगे कि क्या कुछ कॉजेज होते हैं सर्वाइकल कैंसर के और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप डायग्नोस कर सकते हैं इसे। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता जी से। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। धन्यवाद। डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर है क्या? सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। सर्विक्स जो है बच्चेदानी के मुंह यानी यूट्रस का जो माउथ होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। वहाँ पे जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और कैंसर फॉर्मेशन होता है तो वो होता है सर्वाइकल कैंसर। जैसे कि अगर हमें डायग्नोस करना हो तो क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, इनिशियली सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं जिससे कि पता चल जाए महिलाओं को कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो रहा है? यूजुअली ज़्यादातर केसेस में स्टार्टिंग में कैंसर में कोई सिम्टम्स नहीं होते। आप ज़्यादातर जब कैंसर सिम्टोमेटिक होता है यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है तो इसका मतलब वो काफ़ी लेट स्टेज में पहुंच चुका है। तो सर्वाइकल कैंसर के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब प्रॉब्लम शुरू होती हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम कमर में दर्द होना, पीरियड्स इर्रेगुलर होना, हस्बैंड से रिलेशन बनाते समय ब्लीडिंग हो जाना, इस तरीके की ही वेग कंप्लेन होती है। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि इनिशियल स्टेज में ऐसे कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो महिलाओं को अगर डायग्नोसिस करवाना हो उसका तो उन्हें कब कब इसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये पूरे विश्व में होने वाला महिलाओं का सबसे खतरनाक और सबसे कॉमन कैंसर है। 2012 की स्टडीज़ हैं कि पूरे वर्ल्ड में 5 लाख कैंसर सर्वाइकल कैंसर केसेस डायग्नोज्ड हुए, जिसमें से कम 2.5 लाख मौतें सिर्फ इस सर्वाइकल कैंसर से हुई। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमनली होने वाला कैंसर है। वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ कहती हैं कि ये 4th नंबर पे है कैंसर्स में, कि अगर आप टोटल ओवरऑल कैंसर्स देखें। और जो विकसित देश हैं यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सुविधाएं हमारे विकसित देशों, विकासशील देशों से ज़्यादा हैं। इस वजह से वहाँ पर इनका सर्वाइकल कैंसर के रेट्स और प्रेवलेंस कम है। पर जो हमारा देश है, विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसको हम लोग प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं कर पाते। और जैसा कि अभी हमने कहा कि कैंसर के शुरुआती कोई लक्षण नहीं होते जिससे महिलाएं अवेयर हो जाएं कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो सर्वाइकल कैंसर में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वर्क कर रही है, और ये अब एक तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ये जागरूकता फैलाने की कि 30 साल से ऊपर की उम्र की जो महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें साल में एक बार कम से कम सर्वाइकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। और फिर उस हिसाब से डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि फर्दर कब करानी चाहिए, भले उन्हें कोई सिम्टम हो या ना हो, इससे वो बच सकते हैं। यानी कि एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हमें डायग्नोसिस कराते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई वैक्सीनेशन है जिससे कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये माना जाता है कि सर्वाइकल कैंसर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस काफ़ी जिम्मेदार होता है, कि 75% केसेस में ये देखा गया है कि HPV वायरस उससे जुड़ा होता है। तो आजकल मार्केट में HPV वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो 9 साल की उम्र की लड़कियों को लगा देना चाहिए। 9 साल से लेकर 26 साल तक की उम्र हम लोग बेस्ट मानते हैं कि जब तक इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर एक बार HPV इन्फेक्शन हो गया है
तब तो सर्वाइकल कैंसर की प्रेवलेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन थोड़ी महंगी ज़रूर है, पर 3 डोजेस में लगती है, 0, 1 और 6। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यंग गर्ल्स को मोटिवेट करें इस सर्वाइकल वैक्सीन के लिए। बिल्कुल, यानी कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना चाहिए कि हम कैसे इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं इसको आने से। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं सर्विकल कैंसर के, जिससे कि रेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या कुछ मेन कॉजेज़ हैं? सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ हाई रिस्क चीज़ें आती हैं, जैसे कि कम उम्र में शादी होना, जल्दी इंटरवल पे बच्चे पैदा होना, ज़्यादा बच्चे पैदा होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, और फिर ये रहता है कि अगर बार बार एबॉर्शंस करवा रहे हैं, असुरक्षित एबॉर्शंस हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सर्वाइकल इन्फेक्शन का कारण बनती है और फिर आगे चल के कैंसर के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। डॉक्टर, ये तो सारे कॉजेज हो गए, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन लेने की बात करें, हम अपनी महिलाओं को अवेयर करने की बात करें, तो किस तरह प्रिकॉशन ले सकती हैं ताकि वो इस कैंसर से पीड़ित ना हो? सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि बताया है, कि शादी की उम्र की एक उम्र हो जाने पर ही शादी करें। बच्चों के फैमिली प्लानिंग के बारे में ज़रूर ध्यान दें। दो बच्चों के बीच में इंटरवल वो प्रॉपर रखें कि कम से कम 3 साल का अगर वो इंटरवल रखती हैं तो इससे उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है सर्वाइकल स्क्रीनिंग की। 30 साल की उम्र की महिलाओं को अपने बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादातर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो एक फैमिली प्लानिंग मेथड में वो बैरियर मेथड्स का यूज़ कर सकती हैं, जिससे वो इस कैंसर से बची रहे। कुछ न्यूट्रिशनल डाइट्स हम लोग कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स जो हैं, ये थोड़ा सा डाइट में लें ताकि इससे इम्यूनिटी उनकी बढ़ी रहे और इस तरीके के इन्फेक्शंस उनको ना हो। डॉक्टर, ये तो हो गई प्रिकॉशंस की बात, लेकिन अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो ही गया है तो उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, वो बताइए। सर्वाइकल कैंसर के लिए अगर किसी पेशेंट को, डॉक्टर को लग रहा है कि कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है और कोई इन्फेक्शन जैसी चीज़ है, तो सबसे पहले तो हम लोग सर्वाइकल बायोप्सी से कंफर्म करते हैं कि उसे कैंसर है या नहीं। और एक बार कैंसर डायग्नोज होने के बाद डिपेंड करता है किस स्टेज पे हमने उसे डायग्नोज किया है। अर्ली स्टेजेस में सर्जरी ही पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, और बाद के स्टेजेस में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो भी सर्जरी के साथ ही अकेले दी जाती है। यानी कि ये क्योरेबल है पूरी तरह से? ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से क्योरेबल है, पर ये डिपेंड करता है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो तो बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि प्रिवेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस कैंसर में, तो प्रिवेंशन किस तरीके से ले महिलाएं, इस बारे में कुछ हाइलाइट्स दीजिए। सर्वाइकल कैंसर के बारे में सबसे ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि यूजुअली सर्वाइकल कैंसर अपने आप में एक ऐसा कैंसर है जिसकी प्री कैंसरस स्टेट होती है। यानी कि अगर कोई पेशेंट इन्फेक्शन है या हमें हाई रिस्क ग्रुप में लगता है तो उसे फुल फ्लैसिड कैंसर होने में 8 से 10 साल का टाइम लग सकता है। यानी हमारे पास स्क्रीनिंग मेथड हो, अगर हम ये जांच कर पाएँ कि ये महिला इन्फेक्ट हो रही है या नहीं, या इसमें प्री कैंसरस हमें लक्षण दिखाई दे और उनका हम ट्रीटमेंट कर पाएँ, तो हम सर्वाइकल कैंसर की प्रेवलेंस को रोक सकते हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे आसान तरीका होता है पेप स्मेयर स्क्रीनिंग। अच्छा। इसमें बच्चेदानी के मुंह या सर्विक्स की सेल्स ली जाती हैं और साइटोलॉजिस्ट लैब में टेस्ट करते हैं कि इस पेशेंट को कैंसर की कितनी संभावना है या कोई प्री कैंसरस लीजन है। बिल्कुल पेनलेस है, आप अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करके आराम से इसको करा सकते हैं। कोई बहुत प्रिकॉशन और बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं होती रूटीनली। तो पेप स्मेयर स्क्रीनिंग अपने आप में सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए एक बहुत बड़ा औजार हम औरतों के पास है। जी, यानी कि इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये बीमारी टोटली अवॉइड हम कर सकते हैं अगर हम एक अच्छी तौर पे प्रिवेंशन लें इसका। और ज़्यादातर ये एक खास तौर पे ज़रूरी बात है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को पता होना चाहिए कि उन्हें टाइम टू टाइम डायग्नोसिस कराने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ वो अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी बीमारी को आने के। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे पास वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। ये वैक्सीनेशंस 100% प्रिवेंशन तो नहीं देती, पर फिर भी प्रिवेंशन में इनका काफ़ी रोल है। वैक्सीनेशंस अवेलेबल है और पेप स्मेयर जैसा स्क्रीनिंग जैसा आसान टूल अवेलेबल है, जिससे हम लोग इसको पहले डायग्नोस कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीता, हमें ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि प्रिवेंशन के जरिए आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई सुझाव तो आप हमें लेके भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको ले चलेंगे आपकी स्पेशल योगा क्लास में। पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर खोल देंगे और हथेलियों को अपने शरीर के साइड्स में टिका देंगे। हथेलियों पर पूरा वजन आ जाएगा और पैरों को आपस में मिला करके नीचे की ओर स्ट्रेच करना, सांस भरते हुए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ एक्सपर्ट से बातें तो हो गई, लेकिन अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो ज़रूरी है कि योगा को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इसीलिए हम आपको ले चल रहे हैं आपकी स्पेशल योगा क्लास में, जहां आपको सिखाएंगे कुछ योगासन। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम बात कर रहे हैं 40 की उम्र को पार कर चुकी महिलाओं की। 40 की उम्र को पार कर चुकी महिलाओं की समस्याओं की और उन समस्याओं के समाधान की। हमने बहुत सारी समस्याओं की बात करी, उनका समाधान योग के माध्यम से आपको दिया, और आज जिस समस्या को लेकर के हम उसके समाधान की बात कर रहे हैं वो है स्वोलन फीट, यानी कि पैरों में सूजन आ जाना। कहने को तो ये 40 प्लस की महिलाओं की समस्या है, लेकिन इवन जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं जिन्हें बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, इवन हमारे जो एंकर्स होती हैं बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, शाम को वो महसूस करती हैं कि पैरों में सूजन आ जाती है और पैरों में दर्द का अनुभव वो करती हैं। 2 कारणों से ये समस्या होती है। एक, जब हमारे शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि शरीर का वज़न बहुत है और पैर उस वज़न को सहने में सक्षम नहीं है, तब हमारे पैरों में दर्द और पैरों में सूजन महसूस होती है। दूसरे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे रक्त का संचार नीचे की तरफ रहता है, ऊपर नहीं आ पाता, ऊर्ध्वमुखी नहीं हो पाता, उस कारण से भी ये समस्या हो जाती है। जो भी कारण है, समाधान निश्चित रूप से योग के माध्यम से है, योग में है। सिर्फ 2 क्रियाएं आपको आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगी, जिनका आपको निरंतर अभ्यास करना है, और उनके निरंतर अभ्यास से आप निश्चित रूप से इस समस्या से निवृत्ति पा सकते हैं, अपने पैरों को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेंगे पैरों के लिए पवन मुक्त क्रियाएं। देखिए, पवन मुक्त का अर्थ ही है पवन की मुक्ति, यानी जो हमारे टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको जब हम रिमूव कर देते हैं तो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता है, फ्री फ्लो ऑफ ब्लड होता है, जिसके कारण से हमारा जो भी वो जॉइंट है वो हेल्दी रहता है। तो आप पवन मुक्त क्रियाएं करने के लिए अपने आसन में बैठ करके इसको कर सकते हैं। पैरों को आगे फैला दें। जिनको कमर में दर्द की समस्या है वो पीछे टेक लगा करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, या जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप ज़मीन पे बैठ करके ही इसका अभ्यास करें। पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर खोल देंगे और हथेलियों को अपने शरीर के साइड्स में टिका देंगे। हथेलियों पर पूरा वजन आ जाएगा और पैरों को आपस में मिला करके नीचे की ओर स्ट्रेच करना, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर स्ट्रेच करना। और जैसे ही आप पैरों को अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी पिंडलियों पर एक खिंचाव हो रहा है। आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी थाइज के पीछे जो मसल्स हैं उन पर एक खिंचाव हो रहा है। उस खिंचाव पर पूरा ध्यान टिकाना है, उसे अनुभव करना है। फिर से सांस भरते हुए पैरों को नीचे की ओर खींचना, और नीचे की ओर खींचते हुए थाइज से लेकर के टिप ऑफ द टो तक इस खिंचाव को अनुभव करें। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर की ओर अपने पंजों को खींचना। कम से कम 10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को खोल देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, यानी कि पूरा स्ट्रेच देने के बाद जब उसे आप रिलीज करेंगे तो ब्लड का फ्लो और ज़्यादा अच्छी तरह से आपके शरीर में होगा, जिसके कारण से ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी क्रिया में आप सिर्फ पंजों को मूवमेंट देंगे। जिस प्रकार से आप हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, इसी प्रकार से आप पंजों की मुट्ठी बना लेंगे। और जब आप इसे पहली बार करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके पैरों में टक टक की आवाज़ भी हो रही है। इससे पता चलेगा कि कितने स्टिफ आपके पैर हैं और आपने अपने पैरों को कभी कोई एक्सरसाइज दी ही नहीं, सिर्फ उन पर वजन डाल करके हम उनसे काम लेते चले जा रहे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए खींच देना, सांस भरते हुए फिर मुट्ठी बना लेना, सांस भरते हुए उंगलियों को ढीला छोड़ देना।
इस क्रिया को करते समय आप ऑब्जर्व करें कि आपके पैरों की एक एक नस क्लियरली विजिबल हो। यदि वो क्लियरली विजिबल है यानी कि आप इसे सही रूप से कर रहे हैं। पूरा खिंचाव आ रहा है और पूरा कॉन्ट्रैक्शन, पूरी स्ट्रेचिंग आ रही है। फिर से पैरों को खोल करके ढीला छोड़ देंगे और यहाँ से तीसरी क्रिया के लिए पैरों में, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखेंगे और चक्राकार मूवमेंट आप पैरों को देंगे। इस क्रिया को करते समय ये ध्यान रखें कि आपके घुटने मुड़े नहीं, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। पूरा बड़ा चक्र बनाना, यानी दोनों पैर भीतर की तरफ और फिर बाहर की तरफ। सर्कुलर मूवमेंट के बाद, क्लॉकवाइज मूवमेंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट देंगे। फिर से पूरा बड़ा चक्र बनाना, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। शिथिल आराम, और आराम का अर्थ ही है जहां आप राम को आने दें, यानी मैं ना रह जाऊं, मेरी ईगो ना रह जाए, सिर्फ राम रह जाए। आराम, ईश्वर प्रणिधान, लीव एवरीथिंग टू द विल ऑफ गॉड। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हम वैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरी क्रिया आप करेंगे पाद उत्थान आसन। पाद उत्थान आसन के लिए आप कमर के बल लेट जाएंगे और कमर के बल लेट करके हथेलियों को जमीन पर टिका देंगे। सांस भरते हुए पैरों को 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में उठाना है, यानी जो 45 डिग्री पर उठा सकते हैं वो 45 डिग्री पर उठा करके रखें, जो 90 डिग्री उठा सकते हैं वो 90 डिग्री उठाएं, और जो ऐसा भी नहीं कर सकते वो दीवार का सहारा लेकर के पैरों को इस तरह से दीवार पे भी टिका सकते हैं। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आएंगे। सांस भरते हुए पैरों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। फिर बाईं ओर करवट लेकर के आप अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये ध्यान रखें कि जो महिलाएं इसको बिना सहारे के नहीं कर सकती, वो सहारे के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन आपका जो ब्लड का फ्लो है वो आपके पैरों से लेकर के ऊपर तक आना आवश्यक है। इसके अलावा आप तिल के तेल का प्रयोग करें, तिल के तेल से अपने पैरों पर मसाज करें। इन क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करें, आप देखेंगे कि सोलन फीट की समस्या यूं ही चुटकी बजा करके दूर हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से योगा को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप तमाम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई सुझाव तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।